नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल हम लोगों ने मिडिएवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर को पढ़ना शुरू किया था और कल मैंने जो है इसका पार्ट 1 जो है डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग विजयनगर एम्पायर के बचे जो हुए जो 3 डायनेस्टीज़ हैं उन तीनों डायनेस्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करने वाले हैं। कल जो है इसका लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें केवल और केवल हम लोग जो है विजयनगर एम्पायर से MCQs को ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सलूब डायनेस्टी के बारे में। जो सलूब डायनेस्टी के बारे में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। सलूब डायनेस्टी का पहला राजा था, उसका नाम था सलूब नरसिम्ह देव राय। सलूब नरसिम्ह देव राय, इसने कब से कब तक राज किया था? तो 1485 से लेके 1491 तक इसने राज किया था। अब हुआ क्या था कि जब संगम डायनेस्टी के समय में विरूपक्ष राय की मृत्यु के बाद प्रौढ़ देव राय, जो हम लोगों ने कर पढ़ा था, तो प्रौढ़ देव राय जो है वो गद्दी पर आया था। लेकिन वो जो था वो एक नेग्लेक्टेड राजा था, उसे राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जो है उसका जो राज्य जो है वो एनार्की में चला गया, यानी लोग आपस में लड़ने लगे और कोई वहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी। तो उसके बाद कि ये सब देखा किसने? ये सब देखा तुलुब ईश्वरन, जो तुलुब नरस नायका जो है उसका बेटा तुलुब ईश्वरा जो है, इसलिए जो है उसे लगा कि अब मिलिट्री कू होने वाला है, इसलिए जो है सलूब नरसिम्ह देव राय जो थे, ये सलूब नरसिम्ह देव राय, इन्होंने तुलुब नरसरा नायका के बेटे तुलुब ईश्वरा को भेज दिया विजयनगर के कैपिटल पर आक्रमण करने के लिए। तो विजयनगर के कैपिटल पर ये तुलुब ईश्वर राय जो है वो आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने में क्या होता है कि जब आक्रमण करता है तो प्रौढ़ देव राय जो है वहाँ से भाग जाता है और इस तरह से जो है सलूब नरसिम्ह राय का जो है वो रूल स्थापित हो जाता है, यानी कि सलूब डायनेस्टी का जो है वो रूल आ जाता है। अब सलूब नरसिम्ह राय ने क्या किया? वो गद्दी पर आने के बाद उसने क्या किया? तो सबसे पहले उसने पोर्ट्स पर कब्जा करना जो है वो शुरू किया। और कौन कौन से पोर्ट्स? तो मैंगलोर, भटकल, होन्नावर और बकानौर, यानी कि ये चारों पोर्ट्स पर उसने जो है आते ही कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद क्या हुआ? कब्जा करने से उसका क्या हुआ कि अरब के साथ जो ट्रेड्स था वो उसका ट्रेड बढ़ गया। जैसे उस समय अरब के साथ घोड़े के लिए ट्रेड होता था, अरब से घोड़े जो है वो इंडिया में लाए जाते थे, तो वो ट्रेड में जो है उसकी बढ़ोतरी हो गई। और इसी तरह इसके बाद जो है सलूब नरसिम्ह देव राय की मृत्यु हो जाती है 1491 में। उसकी मृत्यु के बाद जो अगला राजा बनता है वो है थिम्मा भूपाला। और थिम्मा भूपाला कौन था? तो ये था एल्डर सन ऑफ नरसिम्ह देव राय था। नरसिम्ह देव राय का ये एल्डेस्ट सन था, बड़ा बेटा था। और जो है उसको जो वो जिस समय नरसिम्ह देव राय राजा था उस समय उसने जो है युवराज का गद्दी जो है वो संभाल के रखा था, यानी कि युवराज था उस समय वो अपने राज्य का। वो 1491 ईस्वी में शासन में बना। बस उसका जो है तुरंत बनने के बाद कुछ ही दिन बाद जो है उसका जो है मर्डर हो गया और पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो विजयनगर एम्पायर में फैल गया था, क्योंकि कोई राजा नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी मृत्यु के बाद जो है नरसिम्ह देव राय टू जो है वो उसका छोटा भाई जो रहता है वो गद्दी पर आ जाता है। अब नरसिम्ह देव राय 2 के बारे में देख लेते हैं। इसने राज किया से कब तक? तो 1491 से लेकर 1505 तक इसने राज किया था। और ये जो था थिम्मा भूपाला का जो है वो छोटा भाई था। ये दो ही वॉज क्राउन्ड किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। ऑल्दो यह किंग था, लेकिन इसका जो रियल पावर था वो किसके हाथ में था? रियल पावर उस समय का जो कमांडर था तुलुब नरस नायका, इसके हाथ में रियल पावर था। 1503 ईस्वी में इसकी तुलुब नरस नायका की मृत्यु हो जाती है। उस समय तक जो है जो रियल पावर जो होता है, जैसे होता है ना एक रियल पावर और नॉमिनल पावर, तो नॉमिनल पावर नरसिम्ह राय 2 के पास था, लेकिन रियल पावर जो था वो तुलुब नरस नायका के पास था, जो कमांडर इन चीफ था उस समय। 1505 में नरसिम्ह देव राय 2 की जो है मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर उसको मृत्यु क्या गया? उसे जो है उसका मर्डर हो जाता है पेनुकोंडा में जो है उसका मर्डर हो जाता है। और वीर नरसिम्ह राय जो है अपने आप को किंग प्रोक्लेम कर देता है। उसकी मृत्यु के बाद जो है अगला किंग आ जाता है वीर नरसिम्ह राय। तो ये था हमारा जो है सलूब डायनेस्टी का पूरा हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं तुलुब डायनेस्टी के बारे में। तो तुलुब डायनेस्टी जो है वो कब से कब तक राज करता है? तो 1491 से लेके और 1570 तक तुलुब डायनेस्टी का राज जो है वो स्थापित रहता है। और तुलुब डायनेस्टी का नाम जो है वो तुलु क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो तुलु स्पीकिंग लोग थे।
तुलु लैंग्वेज को बोलते थे, और जो है उसका मदर टंग जो था वो तुलु लैंग्वेज था, और जो जिस रीजन में वो रहते थे उसे तुलु नाड कहा जाता था। यानी कि तुलु लैंग्वेज बोलते थे और जो उनका रीजन था उसे तुलु नाड कहा जाता था। इसी से तुलुक डायनेस्टी का नाम जो है वो निकल कर आया था। कृष्णदेव राय जो थे तुलुक डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट राजा है, सबसे महान राजा जिसे बोला जाता है। वो उस समय के जो है ग्लोरियस लीडर एक तरह से समझ जाइए तो कृष्णदेव राय का नाम इसमें आता है। और ये राज्य जो था, जो ये तुलुक डायनेस्टी जो था वो लगभग कर्नाटका में स्थित था। अब देखते हैं, अब तुलुक डायनेस्टी का फर्स्ट जो किंग था उसका नाम था नरस नायका। नरस नायका ये विजयनगर एम्पायर में कमांडर था। पहले विजयनगर की आर्मी में ये कमांडर था। किस समय? जब नरसिम्हदेव राय जब राजा थे उस समय ये कमांडर था। और नरसिम्हदेव राय के जब मृत्यु हो जाती है तो जो है ये थिम्मा भूपाला का मर्डर करके अपने आप जो है वो राजा बन जाता है नरस नायका। नरस नायका के बाद क्या होता है कि नरस नायका के बाद जो है नरसिम्ह राय टू जो है वो राजा बन जाता है, लेकिन बट रिटेन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द किंगडम। नरस नायका क्या करता है कि नरस नायका जो है नरसिम्ह राय टू को जो है वो राजा बना देता है। और जो है रियल स्टेबिलिटी जो है वो रियल पावर जो है वो किसके हाथ में रख लेता है? वो रियल पावर अपने हाथ में ही रखता है। यानी कि नॉमिनल पावर देता है नरसिम्ह राय टू को और रियल पावर जो है वो अपने हाथ में ही रख लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है वो बनता है वीर नरसिम्ह राय। 1503 से लेकर 1509 तक इसने शासन किया था। तो वीर नरसिम्ह राय जो है 1505 में इसको जो है इसका कोरोनेशन होता है। 1505 में गद्दी पर बैठता है और जिस समय ये गद्दी पर बैठा उस समय से कंटिन्यू ही फाइटिंग में रहा रिबेल वॉरलॉर्ड से। ऑल हिज ईयर फाइटिंग रिबेल वॉरलॉर्ड्स, यानी कि जो उस समय के जो अगल बगल के जितने भी वॉरलॉर्ड्स थे उनसे इसका जो है कंटिन्यू जो है युद्ध चलता रहा था। When on his deathbed, legend had said that जब ये मृत्यु के शैया पे था तो ऐसा माना जाता है कि इसने बोला था कि कृष्णदेव राय को अंधा कर दिया जाए ताकि उसका 8 साल का जो बेटा है वो गद्दी में बैठ सके। हालांकि इस बात का कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वीर नरसिम्ह राय ने ये अपने मिनिस्टर को सुलुक थिम्मा को ये ऑर्डर दिया था कि कृष्णदेव राय को अंधा कर दो ताकि वो राजा न बन सके और मेरा बेटा जो है 8 साल का बेटा जो है वो राजा बन सके। लेकिन ऐसा कुछ रिटर्न में कहीं नहीं मिला है। अब देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने सबसे पहले नंबर बात है कि कृष्णदेव राय ने कौन कौन सा टाइटल लिया था। तो इसने सबसे पहले टाइटल लिया था कन्नर राज्य रामा रमन्ना का। कन्नर राज्य रामा रमन्ना का जो है कन्नर राज्य रामा रमन्ना का इसने टाइटल लिया था। दूसरा टाइटल इसने लिया था मूरू रायरा गोंडा का इसने टाइटल लिया था। और जो तीसरा टाइटल लिया था वो इसने लिया था आंध्र भोज का। यानी कि इसने 3 टाइटल लिए थे, कन्नड़ राज्य रामा रमन्ना का, मूरू रायरा गोंडा का और आंध्र भोज का। जब कृष्णदेव राय के समय में आपको याद रखना है कि जो एवर प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम था तिम्मा रूसू जो था वो उनका नाम था तिम्मा रूसू। और ये इसे जो है जो कृष्णदेव राय थे वो उन पिता के तुल्य मानते थे। और जो है वही जो है तिम्मा रूसू ही जो है इसी ने कृष्णदेव राय को, इसका बहुत बड़ा हाथ था कृष्णदेव राय को गद्दी पर बैठाने में। और जो किंग था, जो कृष्णदेव राय थे, इनका जो है कि कोरोनेशन किस दिन हुआ था? जिस दिन लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे होता है उस दिन, इस यानी कि जन्माष्टमी के दिन जो है इनका कोरोनेशन हुआ था। ऐसा इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब देखते हैं कृष्णदेव राय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले तो कृष्णदेव राय ने अपने राज्य को काफ़ी एक्सपेंड किया और उसको कंसोलिडेट किया, ये सबसे पहला था। दूसरा उसने क्या किया कि तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में जो लैंड था उसको अक्वायर किया। फिर उसने जो है उड़ीसा के जो रूलर्स थे और जो सुल्तान बीजापुर के सुल्तान थे उन सबको हराया और जाकर उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद इसने क्या किया कि इसे कहा जाता है कि इसने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए और बहुत सारा इंप्रेसिव जो टेम्पल्स जो द्रविडियन स्टाइल में जो देखते हैं आप, द्रविडियन स्टाइल में जो गोपुरम्स होता है वो जो है इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। और इसने एक नया टाउनशिप भी बनवाया था जिसका नाम था नगालापुरम, जो अपनी मदर के नाम पर, अपनी माता के नाम पर एक नगालापुरम नाम का एक टाउन भी बनवाया था जो विजयनगर के बगल में ही था। अब उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं अच्युत राय। अब अच्युत राय बैठते हैं गद्दी पर।
ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ कृष्णदेव राय, यानी कि वो कृष्णदेव राय के यंगर ब्रदर थे जो है 1529 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। अपॉन हिज डेथ हिज सक्सेशन वॉज डिस्प्यूटेड, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि कौन गद्दी पर आएगा ये कंफर्म नहीं होता है, और जो है उसके बाद वाद विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन फाइनली जो है वो कौन गद्दी पर बैठता है? सदाशिव। सदाशिव जो है फाइनली गद्दी पर बैठता है। उस समय हालांकि वो छोटा ही था, लेकिन जो है वो गद्दी पर बैठता है। अंडर द रिजेंसी ऑफ आलिया रामा राय, अ सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेव राय, यानी कि ये कृष्णदेव राय का जो था ये दामाद था। तिरुवेंगलानाथा टेम्पल वाज बिल्ट एट विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि इसी के समय में, सदाशिव के समय में, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सदाशिव के समय में तिरुवेंगलनाथ टेम्पल जो है वो इसने बनवाया था विजयनगर में। इट हैज़ बीन बिकम पॉपुलरली नोन बाय हिज नेम अच्युत राय टेम्पल, यानी कि ऑल्दो इसने मंदिर जो है भगवान के नाम पर बनवाया था, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के नाम पर बनवाया था, लेकिन जो है इसे जो है अच्युत राय टेम्पल के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बाद गद्दी पर बैठता है सदाशिव राय 1542 से लेके 1570 तक। सदाशिव राय जब गद्दी पर बैठता है तो ऑल्दो जो आपने पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रियल पावर थी वो उसके मिनिस्टर रामा राय के पास में थी, और ये जो है एक तरह से नॉमिनल किंग जो होता है वो नॉमिनल किंग था, और रियल किंग जो था वो रामा राय था, जिसने विजयनगर के पावर को पूरा कंसोलिडेट करके अपने हाथ में रख लिया था। रामा राय स्ट्रेटजी वाज टू प्ले द, देखिए रामा राय जब स्ट्रेटजी में बैठता है, ये जो रामा राय है इसका मिनिस्टर, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी कि डेक्कन में जो किंग शासन कर रहे थे वो उन्हें आपस में ही लड़ाया जाए, और आपस में लड़ने से क्या हो कि वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं और उस पर आक्रमण करके उसे जो है अपने राज्य में मिला लिया जाए। तो ये थी सदाशिव राय की स्ट्रेटजी। अब आगे का लास्ट जो किंगडम है वो है हमारा अराविदु डायनेस्टी। अराविदु डायनेस्टी जो है वो फोर्थ और लास्ट डायनेस्टी है। ये एक तरह से जो है हिंदू डायनेस्टी थी विजयनगर किंगडम की। रामा राय जो था तुलुब किंगडम का लास्ट किंग था, और तिरुमाला जो है वो फाउंडर है अराविदु किंगडम का। आपको याद रखना है कि अराविदु किंगडम का फाउंडर जो है वो कौन है? वो तिरुमाला है। अब देख रहे थे पहला इसका किंग था जिसका नाम था आलिया रामा राय, और रामा राय जिसने राज्य किया था 1542 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक। पॉपुलरली इसको जो है आलिया रामा राय के नाम से जाना जाता था, और ये अपने आप को अराविदु डायनेस्टी का प्रोजेनेटर बताता था, यानी कि उसका वंशज अपने आप को बताता था। रामा राय पैट्रोनाइज संस्कृत स्कॉलर रामा अमत्या, यानी कि रामा राय के समय में एक रामा अमत्या नाम के एक संस्कृत स्कॉलर थे जिसे इसने पैट्रोनाइज किया था, जिसे इसने अपने राज्य में बैठाया था, राज्य में उसे काफ़ी इज्जत दी थी। उसके बाद अगला जो राजा है उसका नाम है तिरुमाला देव राय। तिरुमाला देव राय इसने कब से कब तक शासन किया था? इसने किया था 1565 ईस्वी से लेकर 1572 ईस्वी तक इसने जो है वो शासन किया था। ये जो था ये फर्स्ट क्राउन किंग था विजयनगर एम्पायर का अराविदु डायनेस्टी से। फर्स्ट किंग क्या होता है? क्राउन किंग का मतलब होता है जिसका बाइज्जत कोरोनेशन किया गया हो, और जो गद्दी पर ऐसे ही बैठ जाता है आके उसे क्राउन किंग नहीं बोलते। तो ये क्राउन किंग जो था वो पहला क्राउन किंग था, और ये आलिया रामा राय का जो था भाई था और कृष्णदेव राय का सन इन लॉ था। उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है श्रीरंग वन या श्रीरंग देव राय। श्रीरंग वन या श्रीरंग देव राय। इसने जो विजयनगर एम्पायर को कंसोलिडेट करना शुरू किया, लेकिन इसके शासन में बहुत सारा अटैक्स होने लगा इसके राज्य पर, और साथ में जो मुस्लिम के अगल बगल में जो मुस्लिम रूलर्स थे उन सब ने भी अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इन 1576 अली आदिल शाह लेड सीज ऑफ टू हिज फोर्ट इन पेनुकोंदा फॉर 3 months बट ही वाज डिफीटेड। 1576 ईस्वी में जो अली आदिल शाह था उसने जो है पेनुकोंडा को 3 महीनों के लिए जो है घेर लिया था, और इसकी जो है लेकिन उसकी जो है हार हो गई थी। नेक्स्ट जो किंग है उसका नाम है वेंकट टू, या जिसको बोला जाता है वेंकटपति देवराय टू। इसने 3 दशक तक जो है लगभग जो है अराविदु डायनेस्टी पर राज किया, और इसने जो है इसके राज्य में जो है इसने राज्य को कंसोलिडेट किया, एक्सपेंड भी किया। इसका राज्य जो उसमें मजबूत भी हुआ और काफ़ी प्रॉस्पर भी हुआ था। जो तमिलनाडु के जो नायकास थे उसे, और जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश के जो अभी प्रेजेंट डे के आंध्र प्रदेश में भी है,
तो उन सबको जो है इसने काफ़ी कंट्रोल किया था। जो रिबेलियन वहाँ पे होते थे उन सब रिबेलियन को इसने कंट्रोल किया और अपने राज्य को कंसोलिडेट किया था। उसके बाद आता है श्रीरंग थ्री। श्रीरंग थ्री जो था विजयनगर एम्पायर का लास्ट रूलर था जो 1642 ईस्वी में पावर में आता है। ही वॉज अ ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ आलिया रामा राय। यह आलिया रामा राय का जो था वो पोता था, यानी ग्रेट पोता क्या पर पोता था, ग्रेट ग्रैंडसन था। अब ये देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर कैसा था उस समय विजयनगर एम्पायर का। सबसे पहला नंबर तो आपको आपके दिमाग में ये बतानी चाहिए कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में कि जो विजयनगर एम्पायर था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे में था और इसलिए जो है काफ़ी जो है कैनल्स वहाँ बनाए गए थे, जिसमें एक हीरिया कैनल भी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। उस समय जो था रेन वाटर को स्टोर करने के लिए व्यवस्था की गई थी और उस जो टैंक जिस टैंक में रेन वाटर को स्टोर किया जाता था उस टैंक को कमलापुरम टैंक भी बोला जाता था। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ जाते हैं कि कमलापुरम क्या था, तो कमलापुरम एक वाटर स्टोरेज टैंक था। तो ये बात हो गई मेरे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। अब फोर्टिफिकेशन के बारे में क्या कहा जाता है कि फोर्टिफिकेशन के बारे में ये बताया जाता है कि पूरा राज्य को जो है घेराबंदी करके रखा गया था और जो है अब्दुल रज्जाक जो उस समय का एम्बेसडर था पर्सिया का, उसने कहा है कि 2-3 वॉल्स जो होते थे इसके बीच में एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स होते थे, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन जो है वो रखा जाता था और उसमें जो है खेती जो है वो की जाती थी। उसके बाद कहा जाता है, उसके बाद ये है कि द स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप्ड विच हेल्ड इन प्लेस एंड इनर पोर्शन ऑफ द वॉल्स वाज अर्थ पैक्ड विद रबल, यानी कि इनर पोर्शन जो था वॉल का जो इनर पोर्शन होता था उसको जो है पत्थर के जो टुकड़ों से जो है वो बनाया जाता था। तो ये था फोर्टिफिकेशंस की बात हुई। उसके बाद अर्बन कोर में बात कर लेते हैं तो उस समय जो है जब हम्पी को जब डिस्कवर किया गया था उस समय ये देखा गया था कि चाइनीज पोर्सलिन जो है वो काफ़ी पाया गया वहाँ पर। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर रिच ट्रेडर्स जो है वो रहते थे। वहाँ पर टॉम्स और मॉस्क्स भी जो है वो पाए गए थे। दैट ऑफ मंडपास फाउंड इन द टेम्पल्स ऑफ हम्पी, यानी कि जो हम्पी में जो टेम्पल है वहाँ पर टॉम्स और मॉस्क भी पाए गए थे। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर पाए गए थे। वैरायटी ऑफ कल्ट्स, यानी कि बहुत प्रकार के जो ब्राह्मण होते हैं, जो बहुत प्रकार के जो डिफरेंट कल्ट्स के जो लोग होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई थी। और जो रेन वाटर टैंक्स जो है वो भी पाया गया था वहाँ पर। रेन वाटर टैंक्स, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेन वाटर टैंक्स भी पाया गया था। और जो है टेम्पल टैंक्स में हैव सर्व्ड एज सोर्स ऑफ वाटर टू द ऑर्डिनरी टाउन डवेलर्स, और टेम्पल में भी जो है टैंक्स बना के रखा जाता था ताकि जो ऑर्डिनरी टाउन में जो रहने वाले लोग हैं, शहर में जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें कभी पानी की दिक्कत ना हो। अब देख लेते हैं रॉयल सेंटर एट विजयनगर। विजयनगर के बारे में जो सेंटर था उसके बारे में कुछ जानना शुरू कर लेते जान जाते हैं विजयनगर के बारे में। सबसे पहला था कि वहाँ पर 2 प्रकार के हॉल होते थे। एक होता था ऑडियंस हॉल और दूसरा होता था महाना व दिम्मा जो था 2 प्रकार के प्लेटफॉर्म होते थे। एक तो होता था ऑडियंस हॉल जिस पर ऑडियंस आकर बैठती थी, और जो महानवमिद्या की बात हो रही है महावमी डिब्बा, ये जो था एक प्लेटफॉर्म था और लगभग इसकी हाइट होती थी 40 फीट और ये था 1100 स्क्वायर फीट में ये फैला होता था। ये जो है लगभग वुडन स्ट्रक्चर पर बना होता था। उसका ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल। जो रॉयल सेंटर था जिस पर राजा बैठता था तो उसके सेंटर में एक लोटस महल होता था। मैकेंजी का कहना है कि देयर मे हैव बीन काउंसिल चैम्बर अ प्लेस वेयर किंग मेट विद एडवाइजर। एक काउंसिल चैम्बर भी था वहाँ पर जिसमें जो है राजा जो है अपने मंत्रियों से मिला करते थे। ये बात कही गई है अकॉर्डिंग टू मैकेंजी। और जो है एक ब्यूटीफुल टेम्पल जो है रॉयल सेंटर में जो बनाया गया है उसका नाम है हजारा राम टेम्पल। हजारा राम टेम्पल जो है वो बनाया गया है। अच्छा, टेम्पल्स जो था उस समय जो था वो पढ़ाई के काम भी आता था। वहाँ पर जो लोग जाते थे वहाँ ब्राह्मणों के द्वारा जो है उनको शिक्षा भी दी जाती थी और उसके बदले में जो है जो राजा था वो लैंड और अदर रिसोर्सेज जो है टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए भी दिया करता था। जो विजयनगर के जो किंग्स होते थे वो अपने आप को ये बोलते थे कि मैं
जो भगवान विरूपक्षा है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके बिहाफ पर मैं काम कर रहा हूँ। और जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे वो श्री विरूपक्षा के नाम से ही साइन हुआ करते थे। और किस स्क्रिप्ट में साइन होते थे, तो वो कन्नड़ स्क्रिप्ट में वो साइन होते थे। रूलर्स जो थे ऑल्सो जो है हिंदू सुरात्रना का टाइटल जो है वो अक्सर जो है वो लेते थे, जिसका मतलब होता था हिंदू सुल्तान। उस समय क्या हुआ था कि जो टेम्पल्स होते थे उसमें जो है रॉयल गोपुरम्स जो है वो बनाया जाता था, यानी कि जो मंदिर होता था मंदिर के बगल में बहुत बड़ा जो है वो दीवार जो है वो बनाया जाता था, जिसे रॉयल गोपुरम्स भी कहते हैं। विरूपक्षा टेम्पल को किसके द्वारा बनवाया गया है, तो विरूपक्षा टेम्पल को जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा जो है 9th सेंचुरी में बनवाया गया था। He is also credited with the construction of ईस्टर्न गोपुरम। और जो है विरूपक्षा टेम्पल का जो है वो जो ईस्टर्न गोपुरम जो है वो कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था, ऐसा भी माना जाता है। विट्ठल टेम्पल में कहा जाता है कि प्रिंसिपल डेटी वाज विट्ठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र, यानी कि जो विट्ठल टेम्पल में जो गॉड होते थे उन्हें विट्ठल कहा जाता था, जो जनरली जो है विष्णु का एक तरह से विष्णु का जो है फॉर्म थे, विष्णु के अवतार होते थे। The introduction of the worship of the deity in Karnataka is indication of the ways in which the rulers of Vijayanagara accepted different tradition। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पूजा करने की प्रथा या फिर जो देवी देवताओं को रखने की जो प्रथा शुरू की गई थी वो ये दर्शाता है कि विजयनगर एम्पायर के जो लोग थे वो डिफरेंट ट्रेडिशंस में बिलीव रखते थे और सभी ट्रेडिशंस का जो है वो सम्मान किया करते थे। तो इस तरह से हमारा विजयनगर एम्पायर पूरा खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रेडिशन ऑफ विलेज सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिस्कार्डेड। ये स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगा क्योंकि विलेज सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था उस समय थी। एंड द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू राज्याज और मंडलम बिलो विच नादु स्थला एंड ग्रामा, यानी कि जो किंगडम था वो डिवाइड हुआ करता था मंडलम में, और मंडलम के नीचे आता था नादु, नादु के नीचे स्थला और स्थला के नीचे आता था ग्रामा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि कहता है कि कृष्णदेव राय के समय में कौन कौन से ट्रैवलर जो है वो आए थे और जो पोर्चुगीज थे। तो वो आए थे डोमिंगो पियास और फर्नाओ नूनीज, डोमिंगो पियास और फर्नाओ नूनीज, यानी कि 3 और 4 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पोर्चुगीज भी थे और कृष्णदेव राय के समय में आए थे। तो डोमिंगोज पियास वह जो पोर्चुगीज ट्रैवलर था जिसने विजयनगर एम्पायर को लगभग 1520 ईस्वी में जो है वो विजिट किया था। उसने जो हम्पी के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है और उसने ये भी बताया है कि कृष्णदेव राय के समय में जो था उस समय की राज व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। उसके बाद फर्नाओ नूनीज जो था वो पोर्चुगीज ट्रैवलर था और 1535 से 1537 ईस्वी में उसने जो है विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। उसके फर्नाओ नूनीज था, इसने भी विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जो है इसने बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि विजयनगर वाज नोटेड फॉर इट्स मार्केट्स डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता ही है कि स्पाइसेस तो जनरली साउथ इंडिया में ही होते हैं, तो उस समय की विजयनगर एम्पायर जो थी वो स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रीशियस स्टोन्स में डील करती थी। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि कृष्णदेव राय रूल वाज करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेन विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कृष्णदेव राय के समय में क्या होता था, कृष्णदेव राय के समय में इंपीरियल स्ट्रक्चर में काफ़ी स्ट्रेन हुआ करता था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि द अमर नायकाज वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न द रॉयल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। और इसका एक बार देख लेते हैं कि फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द वास्ट टेरिटरी ऑफ राज्य वाज डिवाइडेड एज वैसल स्टेट, यानी कि जो राज्य होता था उसको वैसल स्टेट में यानी कि डिफरेंट वैसल्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता था, और उन सब जो डिवीजन के बाद होता था उन सबको डायरेक्ट राज किसका होता था, तो डायरेक्ट राज होता था किंग्स का, और किंग्स अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है उस पर राज किया करते थे। While the vassal states were administered by Nayakas or Samantas, the territories directly under king were called Rajyas, Mandalas and sometimes चवादीज। यानी कि ऑल्दो जो वैसल स्टेट्स जो थे वो नायकाज या सामंताज के द्वारा जो राज किए एडमिनिस्टर किए थे, लेकिन जो थे किंग जो है वो डायरेक्ट राज करता था राज्य, मंडलाज या
चवादीस पर वो डायरेक्ट राज किया करता था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग 17th सेंचुरी के समय में साउथ इंडिया में यूरोपियन ट्रेडिंग के सक्सेस होने का क्या कारण था? तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ द मुगल्स इन साउथ वाज नॉट एज मच इन द नॉर्थ, यानी कि जो मुगल्स जो थे वो साउथ इंडिया में उनका प्रेजेंस बहुत कम था एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि विजयनगर किंगडम हैड बीन ओवरथ्रोन इन लेट 16th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि लेट 16th सेंचुरी आते आते जो है विजयनगर एम्पायर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। और जो साउथ इंडिया में उसके बाद जो थे जो स्टेट्स थे वो काफ़ी छोटे छोटे स्टेट्स थे और काफ़ी कमज़ोर स्टेट्स थे, उस पर कोई सेंट्रलाइज्ड पावर जो था वो उस समय राज नहीं कर रहा था, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है विजयनगर एम्पायर को बिल्कुल करेक्ट शुरू से लेकर लास्ट तक आज विजयनगर एम्पायर खत्म कर लिया है। कल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे उसको विजयनगर एम्पायर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है मुगल पीरियड हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।